नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज टॉक विद विवेक का 38 एपिसोड है। आज हमारे साथ है डॉक्टर किशोर दिघे जो कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है। सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब के साथ हमने पिछले 37 एपिसोड में हमने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री मतलब बच्चों के दांतों के बारे में पार्ट 1 किया था। आज पार्ट 2 है। तो डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में स्वागत है और इसके साथ ही हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। जो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि छोटे बच्चों के, जो लोग देखे होंगे एपिसोड उनको मालूम है छोटे बच्चों के दांतों का कैसे केयर करना, क्या करना बच्चों के दांतों का। और बच्चों के दांतों में पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का क्या रोल होता है। इसके बाद सर आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर से एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। My name is Dr. Kishore Dighe and I am a pediatric dentist and I am on a mission to keep all the children of Mira Bhayandar cavity free, and that's why we are practicing since last 8 years in Mira Bhayandar and we are doing exclusive children dentistry at Little Krishna Children Dental Clinic, and I'm very pleased and happy to be with sir for this talk. थैंक यू सर। एक बार आपका फिर से हम स्वागत करते हैं और आपका मिशन बहुत उत्तम है कि आप बच्चों के दांतों में सड़न रोकने के लिए और उसके अंदर कैविटीज रोकने के लिए आप उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जरूरी है। आज के बच्चे कल देश के भविष्य है, देश के नागरिक है और अच्छा दांत से ही बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर शरीर में और भी बीमारियां दांतों के थ्रू भी हो सकती हैं। तो बातों की शुरुआत किया जाए सर। Yes sir. तो साहब, बच्चों को दांतों का ब्रश कब शुरू करना चाहिए? पिछले एपिसोड में आपने बताया कि बच्चों को दांतों का केयर करना चाहिए, तो बच्चों को दांतों का ब्रश कब शुरू करना चाहिए, कौन सी उम्र में शुरू करना चाहिए? जैसे ही पहला दांत हमें दिखाई दे हमारे माउथ में, बच्चों के मुंह में जैसे ही फर्स्ट टीथ आता है तो पेरेंट ने उसको ब्रश करना चालू करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सही तरीका सीखने के लिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होते हैं जो माँ बाप को सिखाते हैं कि बच्चों को कैसे ब्रश करना है। एक तो 2 पालक मिलकर दोनों साथ में ब्रश कर सकते हैं बच्चे को पकड़ के, क्योंकि एक बार बच्चों को स्टेबलाइज करने लगता है ताकि वो हिले नहीं और उनको खुद को इंजर नहीं कराए ब्रश से या पकड़ने से भी। और फिर दूसरा पेरेंट बच्चों को ब्रश कराता है, एक पेरेंट बच्चों को पकड़ता है। दूसरा तरीका भी रहता है कि अकेला सपोज 1 पेरेंट है घर पे, तो भी उनको स्टेबलाइज करना बच्चों को और सही से उनके दांत को ब्रश करना ये जरूरी होता है जैसे ही फर्स्ट टीथ उनके मुंह में आए। बहुत बढ़िया सर। तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है? मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग चीजें हैं, बड़ों में भी और बच्चों में भी। अच्छा टूथपेस्ट कौन सा? सब बोलते हैं हम अच्छे हैं, तो कौन सा अच्छा है सर? तो एक्चुअली अथॉरिटीज का सुनना रहता है। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री बताता है फर्स्ट हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो माँ बाप को खुद से जाके टूथपेस्ट नहीं चूज करना चाहिए, डॉक्टर को जाके पूछना चाहिए कि हमारे बच्चों को कौन सा रिकमेंडेड टूथपेस्ट है। तो डॉक्टर बच्चों का एग्जामिनेशन करते हैं और दांतों में सड़न लगा है या नहीं है उस हिसाब से रेकमेंड करते हैं टूथपेस्ट। अगर बिल्कुल भी सड़न नहीं है और 3 साल से छोटे हैं बच्चे तो उनको फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, उसमें फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। और 3 इयर्स के अबव है बच्चे और फिर उनको टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, फ्लोराइड टूथपेस्ट जिसमें लाइक 500 ppm तक हो। और अगर सड़न लगा है हमारे बच्चों को जो कि 3 साल से भी छोटे हैं या बड़े हैं तो उनको 1000 ppm फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। में उस टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड का कुछ मात्रा होती है जो सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्क, कितना रिस्क है बच्चों को सड़न लगने से। तो ऐसा होता है चुनाव। और हम जब भी पैकेट्स में देखने का फ्लोराइड टूथपेस्ट का कंटेंट लिखा रहता है 1000 ppm है, 500 है या 1500 है, तो वो टूथपेस्ट लेने का, ना कि कोई ब्रांड या ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कोई सुझाव अथॉरिटीज नहीं देते हैं कोई ब्रांड के बारे में। तो बच्चों के लिए अलग से टूथपेस्ट रखना चाहिए, वही जो बड़े यूज कर रहे हैं वही बच्चे भी यूज कर सकते हैं? सर ये उसी हिसाब से है आंसर कि रिस्क असेसमेंट करते हैं और अगर उनको सड़न लग रहा है तो फिर 1000 ppm फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करते हैं। और जहां तक हमें पता है मार्केट में क्या अवेलेबल है, तो जो भी एडल्ट टूथपेस्ट है वो 1000 ppm फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट है, तो वो यूज कर सकते हैं। बच्चे भी एडल्ट टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं अगर उनमें सड़न लगने का रिस्क है। अभी जैसा कि आपने बोला कि फ्लोराइड टूथपेस्ट होता है, फ्लोराइड टूथपेस्ट में डालते क्यों है? फ्लोराइड इसके लिए डाला जाता है क्योंकि हमें अभी एविडेंस है कि ये फ्लोराइड है ना टीथ को रीमिनरलाइज कराता है और उसमें मिनरल्स ऐड करते हैं और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि वो एसिड से होल नहीं हो उनमें। तो बेसिकली सड़न लगने का प्रोसीजर क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में शुगर के कारण एसिड बनना चालू होता है और मुंह का पीएच कम होना चालू होता है। तो जैसे न्यूट्रल पीएच से एसिडिक पीएच होना चालू होता है तो दांतों का मिनरल निकलना चालू होता है।
तो हमें फ्लोराइड के वजह से वो टीथ रेजिस्टेंस हो जाते हैं, वो कम पीएच में भी सस्टेन होने के लिए। तो इसके लिए फ्लोराइड वापरने से टीथ को डिसॉल्व होना स्लो हो जाता है, इसके लिए फ्लोराइड यूज करते हैं। ओके, तो फ्लोराइड जो है टीथ को डीके होने से रोकता है, या रोकता है, कहने का मतलब ये है। ओके, कुछ साइड इफेक्ट है क्या फ्लोराइड का? हाँ, मीन्स लाइक टॉक्सिसिटी होता है। छोटे बच्चे अगर उसको निगलते हैं तो हमें सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होता है फ्लोराइड के कारण, और उसके कारण जब नए दांत भी जो बनते हैं उसमें फ्लोरोसिस करके बीमारी होता है। ये होता है अगर आपके पानी में फ्लोराइड ज्यादा है तो होता है, और एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकता है अगर बच्चा टूथपेस्ट निगल ले तो उनको तकलीफ हो सकता है। यही है साइड इफेक्ट्स। मान लीजिए सर ये ब्रश है, इतना बड़ा ब्रश है, तो टूथपेस्ट कितना लेना चाहिए? पूरा जो ब्रश है उसको कवर करना चाहिए, कैसे करना बहुत चाहिए? अच्छा सवाल है सर ये। तो इसमें गाइडलाइंस में लिखा है कि कितना उम्र के लिए कितना टूथपेस्ट देने का। हाँ, तो जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए ये टूथ ब्रश है, हाँ, जो टूथ उसका ब्रश सिरा है। है, तो कैसे कितना होना तो चाहिए? वो बताते हैं कि 3 साल से कम वाले बच्चों को सिर्फ राइस के साइज का टूथपेस्ट में राइस का दाना अच्छा, है, ये चावल का दाना। चावल का दाना, इसका फोटो भी दिया जाता है सर, और हमें हमारे गाइडलाइंस में लिखा जाता है फोटो के साथ राइस का साइज रहता है। हाँ। और 3 to 6 के लिए है ना आधा चना दाल, या चना दाल जो है, जो चने का दाल जो है, हाँ, एक चने का आधा। हाँ हाँ। हाँ वो। और 6 इयर्स से बड़ा जब बच्चा हो जाता है तो उनको वटाना का साइज का, जिसको वटाना पी को- साइज, पी साइज, पी मटर का साइज, दाना। हाँ मटर का दाना। हाँ, तो मटर का दाना जितना ही टूथपेस्ट हमें भी यूज करना होता है, और ना कि जो एडवर्टाइज में दिखाते हैं इतना बड़ा वापरना, ऐसा नहीं ये है। बच्चों के लिए आप बताया। हाँ सर, लेकिन एडल्ट को भी लाइक पी साइज टूथपेस्ट इज। अच्छा, उतना काफी है? यस सर, उतना ही काफी। जरूरी नहीं है कि उतना झाग निकले और वो सब। नहीं, ब्रश का टूथपेस्ट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना ब्रशिंग का है। तो ब्रशिंग करने का तरीका इम्पोर्टेंट है, ना कि आप है ना कौन सा टूथपेस्ट वापर रहे हो। ये उसी तरीके से एग्जांपल है कि जैसे हमें कपड़े धोना नहीं आता है और हम कितना भी महंगा डिटर्जेंट खरीदे, हमको नहीं, कपड़ा साफ नहीं होगा। तो ब्रश करने का तरीका ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन टूथपेस्ट। ओके, बहुत बढ़िया आपने बताया साहब। एक चलते चलते एक और चीज बता दीजिए, जैसे हमारे दांत ऐसे रहते हैं, तो अब इसको ब्रश ऐसे ऐसे करना चाहिए कि ऐसे ऐसे करना चाहिए? अंदर का हिस्सा कैसे, जैसे मान लीजिए दांत है, अब ये बाहर का हिस्सा है, बाहर जो हमारे सामने कोई देख रहा है, तो अंदर वाला हिस्सा कैसे साफ करेंगे? ऐसे ऐसे करेंगे, ब्रश लगाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, कैसे ऐसे करेंगे, कैसे, जरा एक आइडिया हल्का सा दे दीजिए। सो बेसिकली हमें ऐसा सिखाया जाता है, एडल्ट्स के लिए अलग है और बच्चों के लिए अलग है। बच्चों के लिए, बताइए। हाँ बच्चों के लिए ना सर्कुलर मोशन में ब्रश करते हैं ताकि उनको इजी जाता है, तो गोल गोल घुमाते हैं दांतों के ऊपर, बस हम ऊपर नीचे नहीं करते इतना ज्यादा, जितना हम गोल गोल घुमाने से बच्चों का हो जाता है। और बड़े लोग के लिए 45 डिग्रीज एंगल में रखते हैं ब्रश को, और फिर हम उसको स्क्रैप करते हैं वर्टिकल। तो ये अच्छा तरीका है एडल्ट्स के लिए, और बच्चों के लिए गोल घुमाना। और बच्चों के लिए कुछ अलग ब्रश आता होगा ना? हाँ सर, सॉफ्ट ब्रश आते हैं और उनका ब्रिसल हेड छोटा होता है, मीन्स उनके मुंह में जा सके इसके लिए छोटा ब्रिसल्स का हेड होता है, और बड़ों के लिए तो बड़ा हेड होता है। तो बच्चों के लिए अलग रहता है, और उनका ग्रिप होने के लिए भी मोटा ब्रश होता है ताकि बच्चे उसको ग्रिप कर पाए। पतला ब्रश रहेगा तो ग्रिप करना डिफिकल्ट जाता है बच्चों को। वेरी नाइस सर। कौन सा खाना खाने से बच्चों में दांतों का सड़न होने का चांस रहता है, और हम बच्चों को इन चीजों को खाने से कैसे रोक सकते हैं? तो हमेशा मैं माँ बाप को कभी भी बच्चों को रोकने नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ माँ बाप खुद सुधरे पहले। लेकिन बच्चे हमेशा एग्जाम्पल चाहते हैं, ना कि हम उनको कमांड देना नहीं चाहते। बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनको बताए ये करो या ये मत करो, हम उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो पेरेंट्स को खुद को नेचुरल फूड खाना चाहिए, और प्रोसेस्ड और रिफाइंड चीजें नहीं खाना चाहिए पेरेंट्स खुद। और पेरेंट नेचुरल फूड जब भी शॉपिंग करे तो जाए बाजार में और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदे बच्चे के साथ, और उसको घर पे आके पकाए, उसको काटे और सेलिब्रेट करे वो खाना बनाना और फिर खाना खाना। तब जब बच्चे देखते हैं माँ बाप को वो खुद ही हेल्दी खाना खा रहे हैं, तब बच्चा वही खाना खाता है। नहीं तो हम सिर्फ उसको बोलेंगे कि तुम चॉकलेट नहीं खाने का, और माँ बाप खुद चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, और बच्चे को बोल रहे हैं तुम नहीं करेगा। इसका मतलब हम ये है कि कॉन्ट्ररी बोल रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं करो और खुद ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो पहले खुद पेरेंट्स को और फैमिली को सुधारना है हमारा खाने की आदतें, जिससे उनका हेल्थ अच्छा रहे। कभी भी हम ये बात करते हैं कि दांत के लिए क्या अच्छा है, दांत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंसान खुद इंपॉर्टेंट है। कि अगर टीथ 3 गुना स्ट्रांग है हमारा बॉडी में हड्डी से, और अगर टीथ इतना स्ट्रांग होने के बाद उसमें होल हो रहा है, इसका मतलब वो खाना हमारे बॉडी को भी डैमेज कर रहा है, उसका सिम्टम्स नहीं दिख रहा है।
ओवरऑल फिर आगे जाके उनको लिवर डिजीज और हाइपरटेंशन और डायबिटीज होने का रिस्क है, क्योंकि ये खाने का बीमारी है जिसमें प्रोसेस फूड आता है। तो दांतों को अलग से नहीं ट्रीटमेंट देते हैं, शरीर को ही अलग से ट्रीटमेंट का जरूरत है, जिसमें दांत एक भाग है शरीर का। तो हमेशा एक बड़ा पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ टीथ। तो हेल्थ ओवरऑल इम्पोर्टेंट है। सर ऐसे जो ऐसा कोई चीजें बताइए जो लोगों को समझ में आए, जैसे कि कौन कौन सा चीज बच्चों को कम खाना चाहिए, जैसे चॉकलेट हो गया, इस टाइप की चीजें, जैसे नाम बताइए। नाम ना सर, तो हम ये बोलना चाहेंगे कि लाइक वेफर्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, उसके बाद में ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इसको अवॉइड करके किया जा सकता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स से क्या मतलब है आपका? सर डेयरी प्रोडक्ट्स कि मोस्टली लाइक ना मिल्क जो अभी हमारे पास आता है, तो हम नहीं जानते कि उसमें है ना एनिमल्स को कैसे उन्होंने मिल्क प्रोड्यूस किया है। बेसिकली लाइक हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, उनसे है ना बच्चों को एलर्जीज होता है, कफ कोल्ड होने का रिस्क ज़्यादा होता है। कफ कोल्ड होने से उनका ओवरऑल ब्रीदिंग कैपेसिटी कम होता है, इसके कारण और भी हेल्थ इश्यूज होना चालू होता है। और हार्मोनल इश्यूज होते हैं, लाइक प्री प्यूबर्टल चेंजेस दिखाई देते हैं, बच्चों को प्यूबर्टी जल्दी होता है। सो इसके लिए सर हमें नहीं पता कि हमारे घर में क्या एक्चुअल डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो हमेशा लाइक नेचुरल फूड खाना इज लाइक बेस्ट थिंग। और मैं तो लाइक और सनलाइट एक अमेजिंग चीज है। ठीक है। अच्छा, फिर वो बच्चे को प्रोटीन के ऑप्शंस क्या हैं? अगर मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट में, अगर मान लीजिए उसे मिल्क नहीं लिया या मिल्क प्रोडक्ट्स, सब प्रोटीन का ना एक्चुअल जब हम देखते हैं लाइक सीरियल्स और पल्सेस और लेग्यूम्स में सबसे अच्छा प्रोटीन्स होते हैं। लाइक तो प्लांट बेस्ड डाइट और नेचुरल होल फूड भी अगर खाएगा, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फैमिली है तो वो खा सकते हैं मीट और पोल्ट्री। यस। अब मान लीजिए कोई बच्चे का दांत सड़ गया, तो बहुत आपके पास आते होंगे, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? कि कुछ होगा कि नॉन ऑपरेटिव, कुछ होगा ऑपरेटिव, ऑपरेटिव में भी क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो जरा उसके बारे में बताइए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने ये शब्द बहुत अच्छा यूज किया, ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिव। हम हमेशा नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हम लेस इन्वेजिव जाना चाहते हैं। हम मिनिमम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मोस्टली इसको नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में बोला जाता है कैविटी कंट्रोल, नॉन ऑपरेटिव कैविटी कंट्रोल। तो इसमें हम क्या करते हैं, सड़न को केमिकल लेवल पे रोकते हैं। तो हम फ्लोराइड लगाते हैं और सिल्वर डायमंड फ्लोराइड लगाते हैं। इससे टीथ डीके अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है और इसका प्रोग्रेस स्लो होना चालू होता है। और हम सड़न को सील करते हैं, तो फिलिंग्स करते हैं बिना दांतों को ड्रिल किए। इसको स्मार्ट तरीका बोलते हैं कैविटीज को मैनेज करना, जिसमें जैसे हमने पहले समझाया आपको कि पहले शुगर आता है और बायोफिल्म आता है, फिर एसिड बनता है और ये दांत को मिनरल निकालना चालू करता है। तो जब हम नॉन ऑपरेटिव तरीके से उसको रोक सके बाय अप्लाइंग एसडीएफ, तो सडन रुक जाता है, तो हमें दांतों को ड्रिल करने का जरूरत नहीं लगता है। तो ये सबसे बेहतर तरीका है छोटे बच्चों में काम करने के लिए, जिससे हम उनका सडन को रोक सके। और ऑपरेटिव में क्या करते हैं फिर आप? सो ऑपरेटिव में ना लाइक हम एरोटर्स यूज करते हैं, जिससे हम दांत को कट कर सकते हैं। बैड पार्ट ऑफ द टीथ लाइक डीकेड पार्ट है उसको कट करते हैं, क्राउन्स लगाते हैं, सील करते हैं टीथ को कैप्स लगा के, और पल्प थेरेपी करते हैं, रूट कनाल करते हैं, एक्सट्रैक्शंस करते हैं। ये ऑपरेटिव तरीका है। अब आप कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर करने जब जा रहे हैं, तो चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, खास करके आपकी मशीनें हवा से चलती है, ब्रर करके आवाज करती है, हवा भी उसमें आती है, आवाज करता फट फट करके आवाज आती है, मैंने देखा है। तो डर जाते हैं बच्चे, और बड़े भी डर जाते हैं, और पेन भी होता है, घबराहट भी होती है। तो इन सब बच्चों में ऑब्वियसली ज्यादा टेंस रहेंगे बच्चे, और डरते हैं, डॉक्टर के पास वैसे भी जाने से डरते हैं। तो आप उनको बच्चे रिलैक्स फील करें और बच्चे को पेन ना हो, ये सब करने के लिए आप लोग कैसे उनको कंफर्टेबल करते हैं? ये इसको बोला जाता है बिहेवियर मैनेजमेंट। ठीक है, मीन बच्चों का बिहेवियर को मैनेज करना। तो उसमें आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। नॉन फार्माकोलॉजिकल बोले तो बिना दवाई दिए बच्चों का टेंशन कम करना। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन स्किल्स। और हम कम्युनिकेशन स्किल्स में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा करते हैं, मीन्स हमारा बिना मुंह खोले भी बच्चों को कंफर्ट फील कराना, और ये तरीका प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, और दूसरा होता है टेल शो डू, मीन्स पहले हम दिखाते हैं टीवी पे, फिर वो किसी मॉडल पे करते हैं, फिर बच्चे के मुंह में करते हैं, उसको टेल शो डू बोलते हैं।
फिर होता है डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है कि कम सेंसिटिव वाला चीज पहले करने का और फिर धीरे धीरे अपने को उसका वॉल्यूम बढ़ाते जाने का, ताकि तब तक वो बच्चा सेंसिटिविटी कम हो जाए वो चीज के लिए। फिर तीसरा तरीका होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स है ना, वो एक बच्चा दूसरे बच्चे का काम करते हुए देखेगा और उसको पता चलेगा अभी हम काम कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉडलिंग। लाइव मॉडलिंग कराते हैं हमारे प्रैक्टिस में हम हमेशा। और फिर आता है फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस, जिसमें उनको एंग्जियोलाइटिक देते हैं, ठीक है। तो एंग्जियोलाइसिस करने के लिए, डर को कम करने के लिए हम नाइट्रस ऑक्साइड यूज करते हैं, हैप्पी गैस यूज करते हैं और ओरल सिडेशन भी देते हैं। तो ये तरीका बहुत सेफ होता है बच्चों का एंग्जाइटी कम करने के लिए, ताकि जब हम काम करें उनको वाइब्रेशंस, आवाज नहीं सुनाई दे, उनको प्लेजेंट लगे, उनका पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, मीन उसका सहन करने का तरीका बढ़ जाता है। और हिप्नोसिस भी होता है उसके साथ, उनको याद नहीं रहता है कि क्या प्रोसीजर चल रहा है। ये सब अमेजिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं। तो बच्चे कोऑपरेट करते हैं। बहुत अच्छा, मीन्स मैं तो ऐसे समझता हूँ कि एडल्ट मुश्किल होते हैं और बच्चे बहुत आसान होते हैं इलाज करने के लिए, तो हम एडल्ट डेंटिस्ट्री नहीं प्रैक्टिस कर पाते और हमारे लिए चिल्ड्रन डेंटिस्ट्री बहुत आसान है। और जैसे बच्चों में ये अभी तक हम लोग बातें कर रहे थे दांतों के सड़ने का, ये सब बहुत सारे बच्चों में दांत टेढ़े हो जाते हैं, तो साहब उसका कारण क्या है? टेढ़े होने का मेन कारण अभी जैसे हम दिखाई जा रहा है, ये लाइक 50 इयर्स 100 इयर्स से बहुत ज्यादा दांत आगे पीछे हो रहे हैं बच्चों के। इसका मेन कारण है जॉ साइज का छोटा होना। अच्छा। तो जॉ साइज का छोटा होना क्यों होता है? क्योंकि बोन है और बोन को मॉडल करता है सॉफ्ट टिश्यूज, मसल्स। तो जैसे हम मसल्स को यूज करेंगे वैसा बोन का शेप चेंज होगा। और मसल्स को शेप कौन ट्रेन करता है? हमारा फंक्शन। तो मेन फंक्शन होता है हमारा माउथ का और नोज का, ब्रीथ करना नोज से, और माउथ लोग क्लोज रखना, और टंग पोस्चर, टंग को पैलेट के ऊपर रखना। इससे हमारा फेस का ग्रोथ होता है। जैसे ही हम माउथ ब्रीदिंग करना चालू करेंगे तो मसल्स का एक्शन चेंज होगा, उसके कारण जॉ साइज का छोटा हो जाएंगे, और जॉ साइज छोटा होगा तो दांत टेढ़े होंगे। तो बेसिकली दांत टेढ़ा आना ये एक साइन है दूसरे डिजीज का। ये बीमारी खुद नहीं है, ये एक साइन है कि आपका बॉडी में फंक्शन का प्रॉब्लम है। तो हमें फंक्शन को इम्प्रूव करना है, फिर ऑटोमेटिक बोन इम्प्रूव होगा और फिर टीथ इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये रिलेशन है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले बहुत सारी चीजें लोग चबा के खाते थे ज्यादातर, इसलिए दांत जॉ छोटा होता जा रहा है? यस सर, तो क्या ऐसा है प्रूफ कि पहले से जॉ भी छोटे हो रहे हैं? यस सर। इसके लिए हमें बहुत सारे टाइम अक्ल दाढ़ निकालने लगती है, आगे के दांत टेढ़े होते हैं। इससे हमारा ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं क्योंकि एयरवे छोटा हो जाता है। जब हमारा जॉ साइज छोटा होता है तो आपको ये समझना जरूरी है कि मैक्सिला और मैंडिबल के पीछे एयरवे है, और एयरवे पे दबाव आता है। इससे आपको स्लीप अच्छा नहीं होगा, स्लीप डिसऑर्डर, एपनिया होगा, और लाइक आप पूरा दिन टायर्डनेस फील होगा। ये छोटे चीजें से, और ये चालू होता है जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे आपको पता चलेगा ये सब प्रिवेंटेबल डिजीजेस है, ठीक है। यस सर, ऐसा है। अरे साहब, बॉटल फीडिंग करते हैं बच्चों को, तो उसका जो फेस है उस पर कुछ बॉटल फीडिंग का कुछ फर्क पड़ता है क्या? यस सर। मैं बोलना चाहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो हमें कनेक्ट कराता है हमारे माँ से, और बच्चे का साइकोलॉजी भी डेवलप होता है। दूसरा है सकिंग करने का तरीका। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो एक सील तैयार हो जाता है और बच्चा खुद एक्सरसाइज करता है अपने जॉ से मिल्क निकालने के लिए। लेकिन बॉटल में ये सब कुछ भी नहीं होता है, नेचुरली एक होल रहता है, उसमें बिना वो जॉ का साइज यूज करते हुए भी मिल्क आता रहता है ऑटोमेटिक, और वैक्यूम सील नहीं हो पाता है उधर, क्योंकि लिप सील नहीं हो पाता है बॉटल के साथ। तो उसके लिए एयर भी अंदर जाता है दूध के साथ, और एयर भी जब अंदर जाना चालू होता है दूध के साथ तो बच्चे को माउथ ब्रीदिंग चालू होता है, इससे कफ कोल्ड होना चालू होता है, और उसी टाइम से उनका जॉ का ग्रोथ नहीं होता है बच्चों में, ठीक है। तो लाइक माँ का दूध पीने से अमेजिंग एक्सरसाइजेस भी होते हैं, और माँ का और बच्चे का रिलेशन डेवलप होता है, न्यूट्रिशन मिलता है जो बॉटल में नहीं रहता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग करना ये जरूरी है अच्छे दांत होने के लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग होने का एक और फायदा, बाकी फायदे तो पीडियाट्रिशियंस बताते हैं, एक और फायदा आज आपने बताया कि फेस डेवलपमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उससे रिलेशन है। यस सर। बहुत बढ़िया सर। साहब ये बताइए कि ज्यादातर सभी बच्चे मतलब नेचुरल है कि नाक से ही सांस लेते हैं, अगर मुंह से सांस लेते हैं तो उसमें भी कुछ फर्क पड़ता है क्या, माउथ पे या दांतों पे कुछ ऐसा है? बताइए। ओवरऑल बच्चे का पूरा पोस्चर चेंज होता है जब वो सिर्फ माउथ से ब्रीथ करना चालू करते हैं। जब हम माउथ से ब्रीथ करते हैं तो सब फिल्ट्रेशन नहीं होता है एयर का, तो हमारा बैक्टीरिया वगैरह सब हमारे टॉन्सिल्स में जाके इन्फेक्ट कराते हैं, कफ कोल्ड होने का रिस्क ज्यादा होता है,
और उसके बाद में उनका मुंह से ब्रीथ करते करते उनका हेड पोस्चर भी चेंज होता है, लाइक दे टिल्ट लाइक मोर बैकवर्ड्स, दे लुक अपसाइड, और उसके कारण ना उनका शोल्डर पोजीशन और चलने का तरीका चेंज हो जाता है, गेट भी चेंज हो जाता है। जब हम नोज से ब्रीथ करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है हमारे लाइक साइनसेस में, और उसके कारण वासोडाइलेशन होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं और हमको ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से मिलता है सिर्फ हम नोज से ब्रीथ करने से। और हम जब मुंह से ब्रीथ करते हैं तो टंग पोस्चर नीचे आता है, टंग पोस्चर नीचे आने से ये मैक्सिला सिकुड़ जाता है, और मैक्सिला सिकुड़ जाता है तो मैंडिबल भी पीछे जाता है और हमें स्नोरिंग भी चालू होता है इसके साथ में। तो माउथ ब्रीदिंग ना करें बच्चे, इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, तो बेसिकली ईएनटी का बहुत बड़ा रोल है, लाइक ईएनटी को अर्ली डायग्नोसिस करके उनका एयरवे क्लियर करना चाहिए। एडिनॉइड्स एनलार्ज है या क्या है वो सब को पहले ठीक करना चाहिए, एलर्जीज को ठीक करना चाहिए, इसके लिए नेचुरल फूड वापस खाना जरूरी है। तो ये सब इंटरलिंक्ड है, और जब उनका एयरवे ठीक होगा तब उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने चाहिए। खैर बहुत सारे बच्चों को हैबिट हो जाता है, भले एयरवे क्लीन है लेकिन वो ब्रीथ नहीं कर पाते क्योंकि आदत लग गई है मुंह खुला रखने की। तो इसके कारण ना उनको नोज से ब्रीथ करने के एक्सरसाइजेस देते हैं, और एक बार बच्चा वापस नोज ब्रीदिंग में आता है उनका फेशियल फीचर्स इंप्रूव होते हैं, स्लीप इंप्रूव होता है, वो ज्यादा अटेंटिव रहता है, सीखने को भी रेडी रहते हैं, और बच्चे को प्रोग्रेस होता है आगे। अभी सर लास्ट क्वेश्चन है, आपने इतना सब दांतों के बारे में दोनों एपिसोड में बताया, तो ये क्वेश्चन ये है कि पीडियाट्रिशियन हो गए, फिजिशियन हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें सभी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनका क्या रोल हो सकता है कि बच्चों में उनके दांत हेल्दी रहें और दांत सड़े नहीं, तो ये सब में क्या रोल उनका हो सकता है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? तो मेन इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करे, क्योंकि हम सिर्फ दांत को अलग समझते हैं और बच्चे को अलग समझते हैं, ये दोनों एक ही है, और ओवरऑल बच्चे का हेल्थ में फर्क आता है लाइफ टाइम के लिए। तो अवेयरनेस डेवलप करना, तो नेग्लेक्ट नहीं करना, और जब वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको इंकरेज करना, बच्चों के दांत के लिए ट्रीटमेंट लेने को इंकरेजमेंट देना, ना कि नेगेटिव बोलना। और अवेयरनेस समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैले, और उनको जैसे पोलियो वैक्सीनेशन लेते हैं बच्चे अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बोला है कि बच्चों के लिए दांत को पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को दिखाना ये टाइम पे, उसको शेड्यूल पे फॉलो करना, और ये सब गाइडलाइंस में है जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने। डेंटल केरीज पीडियाट्रिशियन को कैसे चेक करना चाहिए दांत को, उसके भी गाइडलाइंस दिए, और साथ में ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट फॉर डेंटल केरीज। एक्चुअली पीडियाट्रिक कम्युनिटी को भी ट्रेन किया है, बट नेग्लेक्ट हो रहा है ये, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत बढ़िया जानकारी दिया है, एक्चुअली एक अलग फील्ड है ये पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। और आज हमारे टॉक विद विवेक के 38 एपिसोड में डॉक्टर किशोर दिघे, जो कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, आज हमारे साथ थे और उन्होंने इस बारे में जानकारी दिया, और आशा है आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को धन्यवाद कि आपने हमारा बहुत ध्यान से सुना। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा हमारे जानकारी दिया हमारे दर्शकों को, और हमारे कैमरामैन मिस्टर नितिन सालवी को भी हम थैंक्स बोलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, थैंक यू।